अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद नकवी साहब और बात करेंगे हम आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ईरान में दरपेश है। ईरान में जो मुज़ाहरे फ़िल वक्त जारी हैं उसमें 6 से 8 लोगों की हलाकत की खबर भी सामने आई है और डॉक्टर राशिद नकवी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल बहरान है क्या और इसकी वजूहात क्या है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो असल जो सूरत हाल है ये मुआशी सूरत हाल है, सियासी दबाव है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पर आ गए हैं कि अब तलबा यूनिवर्सिटियों से बाहर हैं और बाकी लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। मामला इस नहज तक पहुंचा क्यों सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बजट का सेशन चल रहा था और उसके अंदर ज़ाहिर आइंदा साल के लिए जो बजटिंग का जो भी प्रोसेस था वो जारी था। तो उसमें ताजरों ने अपने मुतालबात के लिए एक मुजाहरा शुरू किया। तो बात यहाँ से शुरू हुई। एक आम जैसे किसी मुल्क का शहरी भी किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला अपनी हुकूमत से मुतालबे करता है और उसको उसका हक है। जब वो मुतालबा करता है अपनी हुकूमत से, उसकी जायज़ जो ख्वाहिशात होती हैं उसका इजहार भी करता है। तो सिलसिला तो इसी तरह ही शुरू हुआ और बड़े महदूद पैमाने पे था, लेकिन उसके अंदर कुछ शरपसंद जब शामिल हो गए तो उन शरपसंदों ने इसको एक दूसरा रुख देने की कोशिश की, लेकिन वो इतने मुट्ठी भर और महदूद तादाद में थे कि तेहरान के अंदर तो उनका कोई वजूद ही इस वक्त नहीं है। ना इस वक्त कोई मुजाहरे हैं, ना गुज़श्ता रोज़ कोई मुजाहरे हैं। बल्कि आपके नाज़रीन के लिए मैं अगर थोड़ी मंजर कशी करूँ तो इस वक्त तेहरान में बर्फबारी हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम है और इसमें तेहरानी खुसूसी तौर पे एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी हम दावत देते हैं कि आप भी इस खूबसूरत मनाजिर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है। देखिए, ईरान के खिलाफ तो गुज़श्ता 40-45 सालों में हमने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया इन्होंने। प्रोपेगेंडे के ज़रिए से, जंग के ज़रिए से, धमकियों के ज़रिए से, मुल्क के अंदर रजीम चेंज के उन्वान से, मुनाफिकीन को इस्तेमाल करके, मुश्तिल लोगों को इश्तियाल दिलाने के उन्वान से, शरपसंदों के ज़रिए से हम तो इसको देख रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि जब इस तरह के रूटीन के अवामी मुजाहरे होते हैं और उसमें शरपसंद दाखिल होकर अपने मकासद को हासिल करते हैं और उनको नाकामी होती है। माजी में ऐसे हुआ है और अब भी ऐसे ही हो रहा है तकरीबन। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इतलात हैं जो मीडिया बता रहा है उसके मुताबिक तो 8 से 10 लोगों की हलाकत हुई है और साथ में ये भी बताया गया कि शायद किसी सिक्योरिटी एहलकार की मौत भी वाक़ हुई है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हालात बिल्कुल काबू में और कोई मुजाहरा नहीं और मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर और आलमी मीडिया पर जो तस्वीर और वीडियो शेयर की जा रही हैं उसमें तो बहुत बड़ा एहतजाज दिखाई देता है। इसकी क्या वजूहात है डॉक्टर साहब? या आजकल AI का भी कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कमाल है। फिर आजकल सोशल मीडिया जिस बेबाकी के साथ झूठ बोलता है उसके लिए कोई ऐसी, जिसे कहते हैं ना, कोई पाबंदी तो है नहीं। जो जहाँ पे बैठे है वो पुरानी वीडियो उठा के उसको लगा देता है। यहाँ पे कई ऐसे अफराद के अभी इंटरव्यू सामने आ रहे हैं कि जिनके बारे में इसी सोशल मीडिया ने, बिलखुसूस टेलीग्राम वगैरह ने, कि ये जो मारे जा चुके हैं और इनको जो है पुलिस के साथ मुकाबले में वो जिंदा बैठ के बयानात दे रहे हैं। भाई हम जिंदा हैं, हमें क्यों जिंदा मार रहे हो, हम तो अपने उसमें मौजूद हैं। तो इस तरह की बात है। अलबत्ता जिन कैजुअलिटीज की तरफ आपने इशारा किया है वो तेहरान से बाहर एक छोटे सी शहर में, वो भी चंद शरपसंदों ने थाने पे, पुलिस के थाने पे हमला किया और उसके रिएक्शन में हुआ। ये मुजाहिरों के दौरान ये वाकया पेश नहीं आया। इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया, बिलखसूस वेस्ट का मीडिया, मैं उसको मोसाद का मीडिया कहता हूँ, उसको अमरीकी मीडिया मैं कहता हूँ, कि वो हमेशा इन चीज़ों को मनफी अंदाज से बना के पेश करता है। वरना अभी सुप्रीम लीडर ने अभी थोड़ी देर पहले ही उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा कि ताजरों को अगर मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उन्हें एहतजाज का हक है और वो इस कौम का हिस्सा है, वो एहतजाज कर सकते हैं, अपने मुतालिबात पेश कर सकते हैं, लेकिन शरपसंदों को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस बहाने अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, वो इस बहाने अवाम के जो सुकून है, आराम है, उसमें खलल डालें। तो ये ओरिजिनल ये सूरत हाल है और आपको 1-2 दिन में मजीद वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये सूरत हाल जो इसको ये रजीम चेंज और पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, ये ऐसा मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ और यकीनन आप जिन हक़ाइक़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो लोगों के लिए नए भी होंगे। अगर बात की जाए जिस पैमाने पर भी एहतजाज हुआ, कहा गया कि ईरान का जो रियाल है वो बहुत, उसकी करेंसी की वैल्यू गिरी, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज किया और फिर
طلبہ بھی اس کے پیچھے نکلے اور یہ بھی سنا گیا کہ شاہ زندہ باد کے نعرے لگے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس طرح کا احتجاج ہوا بے شک محدود پیمانے پر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کی قوت موجود ہے، اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے سر؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کے اندر اینٹی گورنمنٹ جب بھی کوئی موومنٹ شروع ہوتی ہے، چاہے وہ بہت ہی کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے امریکہ آ جاتا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل آ جاتا ہے. اور ابھی تو اوپنلی ٹرمپ نے بیان جاری کیا ہے کہ اگر ان کے خلاف، عوام کے خلاف کچھ ہوا تو میں میدان میں آ جاؤں گا. اور اسی طرح نیتن یاہو اور اسرائیلی جو عہدیدار ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ اپنی دشمنی جو ہے وہ جنگ کے ذریعے سے وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے. وہ اب سافٹ وار کے ذریعے سے اور ان احتجاجات کے ذریعے سے وہ اپنی اس بات کو جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں ناکامی ہوگی. ایسا نہیں ہے. ایرانی عوام اپنے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور درست ہے، مہنگائی ہے، درست بات کی آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ ویلیو جو ہے ڈی ویلیو ہوا ہے تومان. لیکن یہ انٹرنیشنلی اور بھی ممالک میں ایسے ہو رہا ہے. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ منفی چیزوں کو تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے کس بڑے چینل نے بھی پیش کیا کہ ایران میں پیٹرول فی لیٹر کتنے روپے کا ہے؟ کس کو اتنا ہوش آیا کہ وہ دیکھے کہ ایران کے اندر جو سبسڈی دی جاتی ہے بجلی کے بلوں کے اندر، گیس کے بلوں کے اندر، عام جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان پہ کتنی سبسڈی موجود ہے، اس کی طرف تو کوئی اشارہ نہیں کرتا. تومان گر گیا، ریال کو یہ ہو گیا. درست ہے، یہ دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. اور پھر اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ پوری دنیا امریکہ کے اس حکم پہ کہیں آپ، اس کے کہنے پہ کہیں، یا اس کی جو لابی ہے وہ بالآخر ایران کے خلاف سرگرم عمل ہے. اقتصادی محاصرہ بھی ہے، جنگی صورتحال بھی انہوں نے نافذ کی ہوگی، حملے اور ابھی ہو رہا ہے اور کل ہوگا اور آج ہوگا، اس طرح کی صورتحال بھی سامنے ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں، ان تمام تر مشکلات کے باوجود اگر ایرانی عوام ابھی تک میدان میں کھڑی ہے اور گھٹنے ٹیکنے پہ تیار نہیں ہے، تو اس پہ دنیا کو اس کو بھی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. ایک ہی چیز کو لے کے کہ جس کے اندر حقائق بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی کو اچھالا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا، بلکہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے فورسز کا استعمال یا طاقت کا استعمال کرنے سے منع کیا. اگر یہ صورتحال مزید آگے جاتی ہے، کشیدہ ہوتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا عارضی احتجاج ہوگا، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام کے لیے، حکومت کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بھی بن سکتا ہے؟ اور کیا آپشنز ہوں گے اگر اس طرف صورتحال جاتی ہے تو ایران کی انتظامیہ کیسے نپٹے گی اس معاملے کو؟ طاقت کا استعمال تو یقیناً عوام اور انتظامیہ کے درمیان میں جو ہونے والا فرق ہے اس کو مزید بڑھا دے گا. نہیں، ایسی صورتحال نہیں. اس وقت یہ مظاہرے تو کنٹرول میں آ چکے ہیں اور جو ان کے مطالبے تھے وہ بھی واضح طور پہ سامنے آ چکے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیز بن چکی ہیں. پریزیڈنٹ نے اپنے جو ہے وہ جو متعلقہ افراد ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مطالبات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو بجٹ کے اندر تاجروں کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس مسئلے کو حل کریں. یہ مسئلہ تاجروں کا اور جو حکومت کے اندر، عوام کے اندر یہ جو مسائل ہیں یہ تو حل شدہ ہے. اس وقت میں واضح طور پہ آپ سے بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ تو آگے نہیں چلے گا. لیکن وہ جو شرط پسند عناصر ہیں، وہ جو امریکہ کے کہنے پہ، جو اسرائیل کے کہنے پہ ہیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے. ابھی ان مظاہروں کے سلسلے میں تو ناکام ہو گئے. ممکن ہے کل وہ ایک نئی سازش کسی اور انداز سے سامنے آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ آخری ایک دو سوال ہیں. یہ بتائیے گا، ٹرمپ انتظامیہ نے جس طرح سے بیانات دیے ہیں اور مغربی میڈیا ان کو بار بار کوٹ کر رہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر پرامن مظاہرین کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال ہوا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور شاہ کے جو بیٹے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ امریکہ جیسا ایک سپر پاور ایران کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہ دونوں بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ کا بیان اور دوسری جانب رضا جو شاہ کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے جو بیان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی امنگوں کا ترجمان اور واقعی نظام میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ کے بیانات پہ تو یہاں پہ کوئی قبول کوئی نہیں کرے گا. اس پہ یہ وہی ٹرمپ ہے نا جس نے چند دن پہلے جون کے اندر حملے کیے ہیں، اور ان کے پہ جو پچھلے 40-45 سال سے سینکشنز چل رہی ہیں وہ کس کے خلاف ہیں؟ اسی ایرانی عوام کے خلاف سینکشنز ہوتی ہے نا. سینکشن کے اور پابندیوں کے اثرات تو عوام پہ ہوتے ہیں. تو عوام تو ان کے ہاتھوں بہت دکھی ہے. وہ تو ان کے خلاف جو ایک دشمنی کا سلسلہ ہے وہ روز بروز مضبوط ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لہذا
ट्रंप के कहने पे कि ट्रंप आएगा और इन मुजाहिरीन की हिमायत करेगा, वो पहले मुजाहिरीन तो पैदा करेगा ना कि कहाँ पे हैं और कौन से हैं और कहाँ पे हैं, तो उनको सपोर्ट करेगा। वो जब वो शरपसंद अनासिर या मुट्ठी भर अनासिर ही नहीं मिलेंगे तो ट्रंप ने क्या सपोर्ट करना है। और दूसरा जो आपने शाह के बेटे की बात किया, तो वो तो एक खोटा सिक्का है, उसका तो अभी यहाँ पे कोई नाम लेने वाला नहीं है। वो उसको सिर्फ इसराइल ने जिंदा रखा हुआ है और मगरबी मीडिया उसके बयानात को बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। उसको तो किसी तरह की अवामी यहाँ पे ना मकबूलियत है और ना कबूलियत है और ना उसको कोई मानने के लिए तैयार है। उसके बयानात को तो कोई अहमियत ही नहीं देता जा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि बांग्लादेश में एक तहरीक चली, सारी दुनिया से वाकिफ़ है, और उस तहरीक चलने के बाद से अब निज़ाम में बड़ी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हुई और हुकूमत जाती देखी, हसीना वाजिद वहाँ से फ़रार होकर इंडिया जा बैठी। अगर ये एहतजाज कोई इस तरह का रुख इख्तियार करता है, कोई मुमासिलत दिखती है आपको आने वाले दिनों में ईरान का एहतजाज और बांग्लादेश का एहतजाज, और इनके पीछे की जो ताकतें हैं वो तख्ता उलटने की सलाहियत रखती हैं, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आवाम बिल्कुल अपनी हुकूमत के साथ और इंतज़ामिया के साथ हैं और सुप्रीम लीडर की बात पर लब्बैक कहेंगे? देखिए, कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश का और ईरान का दूर दूर तक कोई मवाजना नहीं हो सकता। देखें, किसी मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए जो बुनियादी अनासर होते हैं उसमें अवाम की एक बड़ी तादाद का जो है वो साथ होना ज़रूरी है। जब तक एक मूवमेंट, एक अवामी मूवमेंट न बने, उस वक्त तक किसी तरह का प्रेशर नहीं बनता। और बांग्लादेश के अंदर आप देखें, मुकन्ना इंतज़ामिया, अवाम, जितने अनासर थे वो हसीना वाजिद के खिलाफ हो चुके थे, न कि सिर्फ एक स्टूडेंट्स थे। तो इस लिहाज से तो कुछ का मुवाजना नहीं है। इस वक्त इस्लामी जमहूरियत ईरान बड़ा मजबूत है। उसने एक बड़े मुल्क अमेरिका को चैलेंज किया है, उसने इसराइल को, दुनिया में पहले दफ़ा किसी ने इसराइल पे हमला किया है। तो ये अंदर से अंदर की मजबूती थी कि उसने इसराइल के इस अंदाज से मुकाबला किया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बड़े बड़े कमांडर शहीद हो गए, लेकिन फिर भी ईरान डटा रहा। तो इसका मतलब है कि ईरान की जो दाखिली कुव्वत है, उनकी जो अवाम के साथ जो कुर्बत है लीडरशिप की, वो इतनी मजबूत है कि उसको किसी दूसरे मुल्क से मवाजना ही नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आखिर में मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त ईरान की क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, लोगों के जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, और तलबा तालिबात क्या वाकई स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं? एक दफ़ा फिर से मंजर कशी कीजिएगा, उसके साथ ही हम आज की इस डिस्कशन को भी ख़त्म करेंगे। देखिए, आज इस्लामी जमहूरियत ईरान में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम विलादत बासआदत मनाया जा रहा है। 13 रजब की तारीख़ है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जश्न की तकारीब मुनक़िद हो रही हैं और साथ साथ बर्फ़बारी चल रही है, छुट्टी का दिन है। और एक पाकिस्तानी होने के उन्वान से तो मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे बैठे हुए काश चाय और पकौड़े होते और मैं आपको भी दावत देता और मिल के हम चाय पकौड़े इकट्ठे खाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन, यकीनन आपने तमाम सूरत हाल के बारे में सुना और देखा। आलमी मीडिया जिस तरह की खबरें फैला रहा है, हमने कोशिश की है कि एक ऐसा बयानिया भी आपके सामने रखा जाए जो हकीकत के करीब तरीन हो और तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने हो। फैसला आपके हाथ में है। इंशाअल्लाह इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात के साथ आपके साथ सामने हाजिर होते रहेंगे। फिल वक्त में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।